शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं गुजरात। गुजरात में मोबी की एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। वो न्यूज़ है छठ पूजा के लिए लगभग 500 लोग। एक ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, रस्सी वाला पुल, सस्पेंशन पुल, इस पर चढ़े थे और डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। लगभग आज तक देखा जाए ना तो 130 लोगों की डेथ इसमें हो चुकी। पुल टूट गया। मेंटेनेंस के बाद में इस पुल को खोला गया था। मेंटेनेंस के बाद जब आपने इस पुल को खोले हो तो आपको जो है वहाँ की जो नगर पालिका है या म्यूनसिपैलिटी है उससे आपको क्लियरेंस लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्लियरेंस नहीं लिया गया। इसके अलावा एक और आरोप लगाया जाता है कि जिस कंपनी को इसकी मरम्मत का काम सौंपा गया था वो कंपनी क्या बनाती है, घड़ी बनाती है। अब आप सोच लीजिए, जैसी अजंता कैसे घड़ी बनाती, ठीक उसी प्रकार से ये कंपनी घड़ी का काम कर रही है। अब आप ऐसी कंपनी को ये पुल की मेंटेनेंस का काम सौंप रहे हैं, इसलिए पुल से संबंधित जो कंपनी ने काम करी थी और भी कई सारे ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने गिरफ्तारी भी करी है। एक बात और बताई जाती है कि देखिए, अब चूँकि ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो चुकी है, दूसरे नंबर की बात ये है गुजरात में चुनाव भी आने वाला है, इसलिए भर भर के पैसे अब बांटे जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जो मृतकों के परिवार हैं उनके लिए ये अनुदान राशि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, ये अच्छी बात है। लगभग बताया जा रहा है इसमें 90 लोगों की डेथ हो चुकी, लेकिन अभी रात का डेटा यदि आप देखोगे ना तो लगभग 130 लोगों की डेथ हो चुकी है। 350 लोग जो है इस मच्छू रिवर पर गिर गए थे। वैन ए न्यूली रिनोवेटेड कॉलोनियल एरा। अब आप सोच लीजिए ये जो पुल है कितना पुराना है। कॉलोनियल एरा, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये सस्पेंशन ब्रिज है। ये कोलैप्स कर गया था संडे की इवनिंग में मोरबी टाउन गुजरात में। इसके बाद वाली न्यूज़ में हम देखने वाले हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से संबंधित। ये एक काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है इंडिया की। मतलब एक ऐसी फोर्स जो कि टेररिस्ट से डील करती है, टेररिस्ट गतिविधियों को रोकने का काम करती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज फंक्शनिंग एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो यदि हम पूरे देश में भारत के लेवल पर बात करें, आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई फोर्स बनाई गई है तो वो कौन सी है? एनआईए है। वहीं यदि हम देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके अंतर्गत में ये एनआईए काम करती है। द एजेंसी इज empowered टू डील with इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स। इसको इतनी पावर हम दिए हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है टेरर संबंधी क्राइम्स पूरे देश भर में, अक्रॉस स्टेट्स, अंडर रिटन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम स्टेट्स। एक यहाँ पर बात यह है, यदि आप एनआईए में हो, आप एनआईए हैं, आपको केंद्र सरकार कहेगी ये आदमी की जांच करना, वो आदमी है छत्तीसगढ़ में, तो स्पेशल आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी छत्तीसगढ़ की सरकार से कि कब मुझे छत्तीसगढ़ की सरकार स्पेशल रूप से परमिशन देगा तब जाके मैं उसकी जांच कर पाऊँगा। यही बात यहाँ पर लिखानी है। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। इसके अलावा इसकी जो ब्रांचेस हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई और इम्फाल में। एनआईए मेंटेन करने का काम करता है जो मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट होती है उसको। हिस्ट्री की यदि हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो इंडिया में आप देखोगे कि आतंकवादी घटनाएं इतिहास में होती ही रही हैं। एक जो आतंकी घटना हुई थी अपनी 26/11 की, जहां पर एक साथ में बहुत सारी जगहों पर बम लगाया गया था, ठीक है, एक साथ अटैक किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। उस समय हमने ये फील करे थे कि नहीं,
हमारे देश में कोई एक ऐसी तो संस्था होना चाहिए जो खास करके आतंकवाद से लड़ाई लड़ सके। हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं इन द मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज एंड एरियाज अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। कई सारे एरिया तो ऐसे हैं जो कि लेफ्ट विंग, लेफ्ट सोच, विरोधी भावना रखने वाले एरिया हैं, सरकार से एकदम कट्टर दुश्मनी वाले एरिया हैं। वहाँ पर भी टेररिज्म की घटनाएं हमको दिखाई देती हैं। यदि हम एनआईए के फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए, ऐसे केसेस को एनआईए हैंडल करती है कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी घटना जिससे भारत की सोवर्निटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, ये सारी चीज़ें प्रभावित कोई कर रहा है तो उनकी जांच एनआईए करने वाला है। इसके अलावा एटॉमिक और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती हैं इनके अगेंस्ट में यदि कोई काम करता है तो भी एनआईए जांच करेगा। यदि स्मगलिंग हो रही है किसमें, हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी, जाली मुद्रा का कहीं यदि कारोबार हो रहा है, लेन देन हो रहा है तो उसकी जांच भी एनआईए के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इसको इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से तैयार किया गया है, एग्रीमेंट के हिसाब से तैयार किया गया है, कन्वेंशन के हिसाब से तैयार किया गया है एंड रिजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मिशन की यदि हम बात करें तो ये तो मिशन दिया हुआ, इसको हमें उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जुरिडिक्शन की हम बात कर लेते हैं न्याय क्षेत्र की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। तो ये जो एजेंसी है इसको पावर दिया गया है, एम्पावर्ड किया गया है, सशक्त बनाया गया है विथ ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस अंडर द वेरियस एक्ट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बुक ऑफ एनआईए एक्ट। एनआईए एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, एक बुक है, उसमें कुछ कुछ कंडक्ट, वो क्या क्या चीज़ कंडक्ट कर सकती है वो सारे नियम कानून की व्याख्या उसमें दी गई है। Statement State government authorities can request an investigation by NIA upon approval of the central government within the limits of law specified under the NIA Act। NIA एक्ट ये भी अच्छी बात बोलता है कि इसका इस्तेमाल न केवल केंद्र सरकार करेगी बल्कि राज्य की सरकारें भी कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार को लग रहा है कि आतंकवादी से रिलेटेड कोई मामला है, मुझे इसकी जांच एनआईए से करवाना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले केंद्र सरकार के पास जाइए, आप उनसे कहिए, उसको लग रहा है करवा सकते हैं या फिर पब्लिक का प्रेशर है तो एनआईए की जांच हो जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हैंड ओवर केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन टू एनआईए एनीवेयर इन द इंडिया। केंद्र सरकार कहीं की भी ब्रांच को ये काम सौंप सकती है। And the officials involved in the handling of these cases are from the IPS and IRS कैडर। एक चीज़ नहीं और यहाँ पर सीखने को मिली है, इनके पास जो अधिकारी होते हैं वो आईपीएस और आईआरएस कैडर के लेवल के लोग रहते हैं या यही लोग रहते हैं। द एजेंसी नीड्स सैंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्यूज्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 एंड सर्टेन अदर शेड्यूल ऑफेंसेस। इसके बाद सीधे चलते हैं हम न्यूज़पेपर की तरफ, न्यूज़ देख लेते हैं। एनआईए के जो अधिकारी हैं क्या काम कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्ट इन्होंने किया है कार एक्सप्लोजन का साइट का इन कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में एक कार में बम धमाका हुआ था तो उसी की जांच एनआईए को सौंपी गई है, उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सबरीमाला टेम्पल से संबंधित। सबरीमाला टेम्पल कंटिन्यू न्यूज़ में रहता है। एक ख़ास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती है। कितने साल की उम्र की महिलाएं हैं, क्यों नहीं दी जाती, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं
जिस कारण से मंदिर में 10 साल से लेकर के 50 साल की महिलाओं का प्रवेश यहाँ पर वर्जित किया गया है। सबरीमाला टेम्पल में 10 से 50 साल तक की महिलाओं का प्रवेश इस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रतिबंधित है। मंदिर के ट्रस्ट का कहना है यहाँ 1500 सालों से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए कुछ धार्मिक कारण बताए गए हैं। सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा पूरे साल ये मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहेगा। कब तक खुलता है ये, कब से कब तक? नवंबर से लेकर के जनवरी तक। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बड़ा खास है, इसलिए सबसे ज़्यादा भीड़ इसी त्यौहार में देखने को मिलेगी। पौराणिक कथा क्या कहती है? अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता, मतलब भगवान विष्णु का ये मंदिर है। केरल के यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 2006 में एक जनहित याचिका दायर करी थी कि आप कैसे महिलाओं को मंदिर में जाने से रोक सकते हैं, ये तो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया। फिर बाद में आया था कि नहीं, महिलाओं को एंट्री इस मंदिर में दिया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। NSS seeks withdrawal of cases against सबरीमाला डिवोटीज। सबरीमाला के जो पूजक हैं, डिवोटीज हैं, उनके खिलाफ यदि कहीं केस दर्ज हुआ है तो उसको वापस लेने की बात यहाँ पर कही जा रही है। नायर सर्विस सोसाइटी ने केरल गवर्नमेंट से क्या कहा है कि आप केस को वापस लीजिए। ये केस आपने रजिस्टर किए थे कनेक्शन विद द सबरीमाला डिवोटीज प्रोटेस्ट ऑफ 2018 में जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर आपने जो केस दर्ज किए हैं उनको आप वापस लीजिए। इन ए स्टेटमेंट NSS जनरल सेक्रेटरी NG सुकुमारन नायर का कहना है कि जो केसेस रजिस्टर करे गए हैं अगेंस्ट द डिवोटीज, जिसमें इंक्लूड है वुमन इन कनेक्शन विद द प्रोटेस्ट, वर स्टिल एक्टिव। ए मेजॉरिटी ऑफ द एक्यूज्ड वर आइदर स्टूडेंट और जॉब एस्पायरेंट। जिनके खिलाफ आप कार्यवाही कर रहे हैं वो तो छात्र हैं या फिर क्या है, जॉब के एस्पायरेंट्स हैं। Beside the devotees who had visited the shrine for darshan, as per report, as many as 17,000 cases were registered। 17,000 लोगों के ऊपर केस हुआ, सोचिए आप। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित, जिसको शॉर्टकट में CAA कहा जाता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या काम करी है, मुसलमान लोगों को छोड़ करके अन्य जो धर्मों के लोग हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, यदि उसको किसी मुस्लिम देश के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, प्रताड़ित किया जाता है, अब वो आ गया है इंडिया, ठीक है, इंडिया यदि वो आ गया है तो इंडिया की गवर्नमेंट उसको नागरिकता प्रोवाइड करेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये देखोगे कि जो आप सभी धर्मों को तो ले रहे हैं, लेकिन यदि आप एक धर्म को छोड़ दे रहे हो कि नहीं, इन लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे, इनको पुराने नियम कानून के हिसाब से ही नागरिकता हासिल करनी पड़ेगी, तो इस प्रकार से आरोप ऐसा लगाया जाता है कि यहाँ मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है। इसी कानून को लेकर के आज कुछ न्यूज़ आई है, उसको देखेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक ऐसा कानून है जिसको पास किया गया था पार्लियामेंट में 11 दिसंबर 2019 को। तो जो 2019 का CAA अमेंडमेंट हुआ था, इसने संशोधन कर दिया था 1955 की सिटीजनशिप एक्ट को, जो कि अलाउ करता है इंडियन सिटीजनशिप किसको, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। कितने धर्म के लोग हो गए यहाँ पर? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, 6 धर्मों के लोग यहाँ पर शामिल हैं। एक धर्म को आपने क्या कर दिए हो, बाहर कर दिए हो, मुसलमान को, कि इन लोगों को पुराने नियम कानून के हिसाब से ही नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो
नया रूल्स आया, उसका फ़ायदा किनको मिलेगा? 6 धर्म वाले लोगों को मिलने वाला है। ये सब माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं यदि ये किसी मुसलमान बाहुल्य वाले देश में रह रहे हैं। और ख़ास बात यहाँ पर ये है, कौन कौन से देश हैं जहाँ से आप प्रताड़ित होकर के आएंगे? वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। डेट रखी गई है बिफोर दिसंबर 2014 ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन और फियर ऑफ रिलीजियन परसिक्यूशन। उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे धर्म के हिसाब से, मेरे धर्म के आधार पर मुझे यहाँ पर प्रताड़ित किया जा सकता है, डराया धमकाया जाएगा कि नहीं तू अपना धर्म चेंज कर, नहीं तो हम तेरे को बचने नहीं देंगे। इस प्रकार से यदि मुझे डर है या मुझे ऐसा किया जा रहा है तो मैं क्या काम कर सकता हूँ? उस देश को छोड़ करके इंडिया जाऊँगा और इंडिया वाले मुझे नागरिकता दे देंगे। 2014 की ये लिमिट दी गई है। मतलब कि इस सीमा के पहले जो लोग यहाँ पर पहुँच गए तो पहुँच गए। इसमें 2015 की सीमा नहीं दी गई, इसमें 2014 की सीमा, क्योंकि 2014 के पहले जो लोग आ गए हैं, इंडिया में रह रहे हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, तो उनको सरकार सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी। तो सीएए के विरोध को लेकर के बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई थी कि ये जो कानून है हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, इसमें भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ में। इस इन प्रकार की जो सारी याचिकाएं हैं वो एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि भाई ये देखो, ये हमारे पास आए हैं शिकायतें, अब बताओ आप अपनी तरफ से उत्तर दो। तो इस कानून को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? ये एक सौम्य कानून है जो स्पष्ट रूप से कट ऑफ डेट इसमें लिखानी 2014 की, निर्दिष्ट देशों के नाम भी लिखाने हैं, विशिष्ट समुदायों को एक माफी की प्रकृति में छूट प्रदान करना चाहता है, ऐसी बात कही गई है ऐसी रविवार को। ठीक है, इसमें हम अच्छी तरह से जानते हैं ये जो कानून बनाया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, यहाँ से कोई उत्पीड़ित होकर के आता है, ठीक है, तो मुसलमानों को छोड़कर के 6 धर्मों के लोगों को, अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रोवाइड करने का काम करेगा। मतलब कि उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक नागरिकता प्रोवाइड करेगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है शादी के नियम, इसके अलावा विवाह के नियम, संपत्ति के जो बंटवारे के नियम है वो सभी धर्मों में एक से होना चाहिए। उसको लेकर के सरकार एक कानून लाना चाहती है कि सब धर्मों को ये कानून मानना पड़ेगा। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या बात कही गई है, इसको हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही साथ अपना स्टैंड भी साफ किया है। पहले मैं बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या अपना पक्ष रखा है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन सभी समुदायों की मंजूरी के साथ ऐसा कोड बनना चाहिए, जो ऐसा कोड होना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की मंजूरी हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि बीजेपी की नीयत खराब है, इसलिए वो चुनाव से पहले ही ये मुद्दा उठाती है। इससे पहले उत्तराखंड के जब चुनाव थे तो उस समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनाई गई और चुनाव के बाद जो है उसका क्या हुआ पता नहीं। और ठीक इसी तरह से गुजरात के वक्त भी ऐसा किया गया है। दरअसल हुआ ये है कि गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जा सकता है, इसको लेकर एक कमेटी बनाने को जो है मंजूरी दे दी है और इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। ये जब कमेटी बनाई जाएगी, इसको फिलहाल अभी कमेटी बनाने के जो प्रस्ताव को है मंजूरी दी गई है और ये ऐसे समय पर दी गई है जब मौजूदा जो गुजरात सरकार है इसका कार्यकाल जो है ये लगभग खत्म हो चुका है और चुनाव जो है गुजरात में कभी भी घोषित हो सकते हैं। तो उस समय पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है ये बीजेपी की तरफ से
उठाया गया है। तो इसी पर अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया, वो गुजरात के भावनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत खराब है, चुनाव से पहले ये करते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। अगर करना है तो उत्तर प्रदेश में करें जहां सरकार है, वो मध्य प्रदेश में करें जहां सरकार है, सरकार चल रही है और अभी हाल फिलहाल में चुनाव नहीं होने हैं, और देश में करें, क्या देश में लागू करने के लिए भी जो है लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें ये।